साथियों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं और जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, आइए हम इस परिभाषा में समझते हैं। समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो। अधिकतम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैंने घात एक लिख दिया। अधिकतम घात एक होनी चाहिए। चरों की अधिकतम घात एक हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हमें लेना है बहुपद। क्या होता है आप ये समझिए, जो हमने पिछले चैप्टर में समझा है। बहुपद होता है x+3, ये अपना बहुपद हो गया। अगर मैं बराबर में कोई यहाँ पर संख्या लिख दूं तो ये समीकरण हो गया, लेकिन इसमें एक चर है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें बनाना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए हम ये मैंने x लिख दिया, यहाँ पे मैं y लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3y लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2x लिखा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 6 लिख दे रहा हूँ। इनकी अधिकतम घात कितनी है? एक है। x की अधिकतम घात एक है, दो की अधिकतम घात x की अधिकतम घात एक है, y की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो ये इसकी अधिकतम घात एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। लेकिन हमें परिभाषा में तो समीकरण युग्म की बात कर रहा है, तो हम एक काम करेंगे, ये हम समीकरण लिख देते हैं और एक मैं दूसरा समीकरण लिख दे रहा हूँ, तो वो समीकरण युग्म हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। ये मैं और लिख देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 5x लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 6y लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 10। तो ये जो दो समीकरणों का जोड़ा है, तो ये समीकरण युग्म कहलाएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारा व्यापक रूप। ये इसका आप व्यापक रूप देख लीजिए, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2। आइए ये समझते हैं ये कैसे बना। तो व्यापक रूप समझने के लिए हमें क्या से करना होगा, जैसे मान के चलिए मैंने समीकरण लिया था 5x प्लस 2y बराबर 6। यहाँ पर आप देखिए 5x प्लस 2y बराबर 6, मान के चलिए मैंने ये एक समीकरण लिया था। तो इसको मैं व्यापक रूप की तरह अगर बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? 5x यहीं रहने देते हैं, ये a1 की जगह 5 आ गया, b1 की जगह क्या आ गया? y आ गया, b1 की जगह 2 आ गया, 2y आ गया और मैं 6 को इस तरफ लाऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो इस तरीके से हम ये व्यापक रूप से भी इन समीकरणों को लिख सकते हैं। मैं दूसरा समीकरण अभी कोई भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, क्योंकि अगर 6 ये माइनस का हुआ तो इस तरफ प्लस का आ जाएगा। इस तरीके से इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखा जाता है। आप ये व्यापक रूप देख लीजिए, यहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 समीकरण के गुणांक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, c1 एक अचर पद का गुणांक है। यहाँ पर कोई ना कोई संख्याएं होंगी, ये देख लीजिए, ये गुणांक कहलाते हैं। आइए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, हम नोट को समझ लेते हैं। एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होता है। यहाँ पर हमारा नोट कह रहा है एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप जो है एक सरल रेखा होता है। जब ये हम दो समीकरण लेंगे, मान के चलिए मैंने ये दो समीकरण लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जब मैंने ग्राफीय विधि से हल करूंगा, जब मैंने ग्राफीय रूप से हल करूंगा तो इनका ग्राफ जो है मुझे एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इसका एक समीकरण 1 की एक सरल रेखा प्राप्त होगी, समीकरण 2 की भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये हमें नोट में लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होता है। तो जब ये ग्राफीय रूप से हल होगा तो इसमें कुछ स्थितियां बनेंगी। आइए हम उन स्थितियों को समझ लेते हैं। अब ये अगला टॉपिक है हमारा समीकरण निकाय। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमें लिखा है, यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाते हैं तो इनमें तीन स्थितियां बनती हैं। जब भी हम समीकरण का ग्राफीय रूप से हल करेंगे तो उसकी हमें तीन स्थितियां मिलेंगी। तीन स्थितियां मिलेंगी, आइए जानते हैं कौन कौन सी स्थितियां हमें मिलेंगी। तो ये मैंने समीकरण का पहला तो व्यापक रूप में लिख दिया है, ये अपन को
इसका व्यापक रूप मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ संख्याएं दी हुई होंगी। तो स्थिति पहली, स्थिति दूसरी, स्थिति तीसरी, 3 स्थितियां मैंने लिखी हुई हैं और 3 स्थितियां ही होती हैं। तो पहला है हमारा A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। ये जो A1 A2 है ये क्या है, x और y के गुणांक है। तो क्या होगा, जब हम A1 की जगह और A2 की जगह कोई संख्याएं होंगी, A1 बटे A2, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3 बटे 2, A1 का मान 2 और A2 का मान 2, और मैं B1 बटा B2 ले लेता हूँ, मान के चलिए 5 बटे 8। तो ये 3 बटा 2 बराबर 5 बटा 8, ये तो कभी होगा नहीं। तो इसलिए ये जब ये ऐसी स्थिति हमें मिलेगी तो हम यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये स्थिति प्रतिच्छेदी रेखाओं की होगी और इसके केवल एक हल होंगे, और ये जो है संगत निकाय माना जाएगा। आप ये देख लीजिए, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगी, केवल एक हल होगा इसका। मतलब जब ये ऐसी स्थिति बनेगी हमारी, तो हमारा जो है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाए कि A1 बटे A2 बराबर ना हो, जब हमारी इस प्रकार की स्थिति बनेगी ना, तो जो है प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जैसा कि लिखा हुआ है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और यहाँ पर केवल एक हल होगा। और ये जो है, क्योंकि एक रेखा एक दूसरे से चिपकी हुई है, ये एक दूसरे के साथ में है, तो इसलिए ये संगत निकाय है। आप देख लीजिए, ये संगत निकाय है। अब हमारी स्थिति दूसरी क्या है, दूसरी स्थिति है हमारी A1 बराबर A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, मतलब तीनों चीजें हमारी बराबर होना चाहिए। जैसे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर होना चाहिए। A1 ले लेता हूँ मैं 3 बटा 2, और B1 भी हमारा B1 भी हमारा 3 बटे 2 हो, और C1 भी 3 बटे 2 हो। ये तीनों स्थितियां हमारी बराबर है। जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो हमारी क्या हो, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ये हमारी रेखा होगी और इसी के ऊपर एक और रेखा चढ़ी होगी, तो इसके तो अनेक हल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, अनंतता हल होंगे। अब यहाँ पर जब रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं तो कितने सारे बिंदु बन जाएंगे, तो कितने हल हो जाएंगे, अनंतता हल हो जाएंगे। और ये रेखाएं भी एक दूसरे के चिपकी हुई हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत निकाय हो जाएगा। अब स्थिति तीसरी भी हम समझ लेते हैं। स्थिति तीसरी क्या है, स्थिति तीसरी है हमारी A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। जब हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार बने कि A1 बटे A2 मान लीजिए मैंने 3 बटे 2 दे दिया, B1 बटे B2 भी 3 बटे 2 है, लेकिन जो C1 बटे C2 है वो हमारा 5 बटे 8 है। तो ये और दो तो बराबर होंगे, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये वाली स्थिति बन जाएगी A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों रेखाएं जो होंगी समपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं समपाती होंगी तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, सॉरी यहाँ पर मैंने समपाती कैसे लिख दिया, यहाँ पर समांतर लिख लेना आप। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये मैंने यहाँ पर समांतर लिख दिया है। जब ऐसी स्थिति होगी तो रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। आप देखिए कैसे, जब एक रेखा यहाँ पर होगी, एक रेखा यहाँ पर होंगी, आपस में ये समांतर होंगी, तो यहाँ पर कोई रेखा एक दूसरे को काटेगी ही नहीं जब ये रेखाएं समांतर हैं। तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत, और ये रेखाएं एक दूसरे से चिपकी भी नहीं हुई हैं, ये रेखाएं दूर दूर हैं, तो इसलिए इसका निकाय भी कैसा होगा, असंगत निकाय होगा, इसका असंगत निकाय होगा। इस प्रकार से ये टॉपिक आपको समझना था, आपने इसे समझ लिया समीकरण निकाय को। चलिए हम अगले टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाली विधियां लिखी हुई हैं। तो ये 3 विधियां होती हैं। ग्राफीय विधि, हम दो समीकरण जो हमें दिए हुए हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दो जो समीकरण हैं, इनको हल करने के लिए हमारे पास एक ग्राफीय विधि से भी हम इसे हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हम हल इसे कर सकते हैं, और विलोपन विधि। ये 3 विधियां हैं। 3.1 अगली हम अध्याय में, सॉरी प्रश्नावली में आपको ये तीनों विधियां सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इन 3 विधियों को हमें सीखना है एक्सरसाइज में, जब प्रश्नावली में हम प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक और विधि होती थी जिसका नाम था वज्र गुणनखंड विधि, वो विधि आपके सिलेबस से जो है हटा दी गई है।
तो ये मेन हमें 3 विधियां ही सॉल्व करना है। तो ये इस अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं अगली वीडियो जैसे ही डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।